हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हिंदी की क्लास में मैं आपसे उपसर्ग के संबंध में चर्चा करूंगा। और जैसा कि कल पिछली क्लास में जो मैंने कल क्लास ली थी उसमें मैंने आपको जो शब्द के भेद थे, उसकी रचना, वाक्य की रचना, अर्थ के संबंध में मैंने कुछ आपसे चर्चा की थी, जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था कि आगे की क्लासों में हमको क्या पढ़ना है। उसी क्रम में मैंने आपको वहाँ पे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द के संबंध में वहां पे भी आपको बता दिया था। जब मैंने बताया था कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके कोई खंड न किए जा सके, जिनका कोई खंड न किया जा सके और खंड करने की स्थिति में उसका कोई सार्थक अर्थ न बचे, वो कौन थे? रूढ़ शब्द थे। उसके बाद मैंने आपसे यौगिक शब्द की चर्चा की थी। वहां पे मैंने आपको बताया था कि दो शब्दों के योग से मिलने वाले शब्द, दो शब्दों के योग से मिलकर बनने वाले शब्द कैसे शब्द थे? यौगिक शब्द थे। और उसी क्रम में मैंने आपको योग रूढ़ शब्द बताया था, तो वहां पे मैंने आपसे चर्चा की थी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से तो मिलते हैं लेकिन वह किसी तीसरे शब्द के अर्थ का बोध कराते हैं, वह योग रूढ़ शब्द थे। तो इन चीजों की चर्चा आपसे की थी। उसी क्रम में मैंने आपको जब यौगिक शब्द पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि यौगिक शब्द चूंकि दो शब्दों के मिलने से मेल से बनते हैं, तो आखिर ये दो शब्द होते कौन से, किन किन शब्दों के मेल से जो है बनते हैं। तो वही मैंने आपको बताया था कि ये उपसर्ग के मेल से बनते हैं, प्रत्यय के मेल से बनते हैं और उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों के मेल से बन सकते हैं। तो चूंकि उपसर्ग और प्रत्यय से आपकी परीक्षा में प्रश्न उठते हैं, तो आज हम आपसे उपसर्ग के संबंध में चर्चा करेंगे और अगली क्लास में आपसे हम प्रत्यय के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम उपसर्ग के संबंध में समझते हैं। अगर उपसर्ग के अर्थ की बात की जाए तो उप का मतलब होता है समीप। जो उपसर्ग शब्द है वह दो शब्दों, एक उप और दूसरा सर्ग, इनसे मिलकर बना है। इसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि बनाना। का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। मैंने आपको बताया कि उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि बनाना। तो जब आपका उपसर्ग है जो कि दो शब्दों उप प्लस सर्ग से बना है, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी शब्द के समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। यही बात मैंने कल आपको बताई थी कि यह शब्द की शुरुआत में जुड़ जाते हैं, शब्द के आदि में जुड़ते हैं और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। वही बात यहाँ पे कही, शब्द के अर्थ बदल के एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। फिर अगर इसकी परिभाषा की बात मैं आपसे करूं तो जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि पहले, जो शब्दांश, यही बात मैंने आपको बताई थी, ये सब पूर्णतः शब्द नहीं है, ये शब्दों के एक अंश है। आपको याद रखना, चाहे उपसर्ग की बात की जाए चाहे प्रत्यय की बात की जाए, दोनों शब्दों के एक अंश है, इसीलिए इसको शब्दांश कहा जाता है। जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी कि शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आदि यानी कि शुरुआत में, यानी कि शब्द के पहले जुड़कर उसके शब्द में कोई शब्द के अर्थ में कोई विशेषता लाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। फिर अगर इसके विभाजन की बात करें तो हिंदी में प्रचलित उपसर्गों के विभाजन के संबंध में आपको याद रखना है कि इसमें संस्कृत के उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, हिंदी के उपसर्ग तो वही है, साथ ही साथ उर्दू जिसमें खासकर अरबी और फारसी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में किया गया है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया गया है और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय का प्रयोग किया गया। आपको याद रखना है कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय का प्रयोग भी हिंदी के उपसर्गों में किया गया है। तो यदि आपसे विभाजन के संबंध में पूछा जाए तो इसका विभाजन 5 तरीके से किया गया है। एक तो संस्कृत भाषा से जो उपसर्ग हिंदी में आए हैं और एक जो स्वयं हिंदी भाषा के उपसर्ग है, दूसरा मैंने बताया उर्दू और खासकर अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग और कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो संस्कृत भाषा के अव्यय हैं लेकिन वह हिंदी में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अगर एक प्रश्न यहाँ से आप इस तरीके से बन सकता है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है, तब आपको याद रखना है कि संस्कृत से कितने 22 उपसर्ग आए हैं, हिंदी के 13 उपसर्ग हैं और उर्दू खासकर अरबी और फारसी के 19 उपसर्ग की चर्चा की गई है। तो आइए अब एक एक करके जो विभाजन है इसकी एक एक करके, क्योंकि इसमें 22 उपसर्ग है तो हम सबकी तो चर्चा यहाँ नहीं कर पाएंगे आपसे, लेकिन जो भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है और आपकी समझ विकसित हो जाए इसलिए मैंने 5-5 उपसर्ग हर विभाजन से, चाहे संस्कृत की बात हो चाहे हिंदी की बात हो, 5-5 उपसर्ग लिए हैं और उदाहरण सहित मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे संस्कृत के उपसर्ग के संबंध में बात करूँ तो सबसे पहला मैंने उपसर्ग लिखा है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक। तो देखिए हमने एक शब्द यहाँ पे बनाया अत्यधिक, चूंकि मैंने आपको संधि पहले पढ़ा दिया है इसीलिए संधि पहले पढ़ा दिया था। यहाँ पे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे जो अत्यधिक है वह किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो एक शब्द है अति और दूसरा है अधिक। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, इस अत्यधिक में मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द तो है अधिक और अधिक के आगे कौन सा प्रत्यय जुड़ गया? अति प्रत्यय जुड़ गया और दोनों मिलकर क्या बन गए? अत्यधिक।
क्या बन गए, जैसे अधिक का मतलब होता है ज्यादा और अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वही बात यहाँ पे लिखी कि अधिक का अर्थ क्या होता है, अधिक। ठीक, तो यहाँ से आपसे इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अत्यधिक, अत्यधिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यदि आप मूल शब्द को पकड़ पाएंगे कि अत्यधिक में मूल शब्द कौन सा है, अधिक, और अधिक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अति उपसर्ग का प्रयोग करके इसको अत्यधिक बना दिया गया है। उसके बाद मैंने लिखा है नीचे अधि, अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधि का अर्थ क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे यहाँ पे बना अधिकार, तो फिर यहाँ पे आपको याद रखना है कि अधिकार में मूल शब्द कौन सा है, कार, और कार में उपसर्ग कौन सा जुड़ गया, अधिकार। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग का प्रयोग अधिकार में किया गया है। तो देखिए अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या समान। अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे या समान। वही बात यहाँ पे लिखी गई। अनुचर, चर का मतलब क्या होता है, चलने वाला। चर का मतलब होता है चलने वाला, और अनु का मतलब होता है पीछे। तो अनुचर का पूरा अर्थ क्या हो गया, पीछे चलने वाला, अर्थात नौकर की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप याद रख सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अनुचर में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुचर में उपसर्ग हो जाएगा अनु, क्योंकि इसका मूल शब्द चर होता है। फिर अप का मतलब होता है बुरा या हीन। अप का मतलब क्या होता है, बुरा या हीन। अप किस भाषा का उपसर्ग है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। जैसे अपयस, अपयस, जैसे इसका मूल शब्द क्या है, यश, और यश में जब अप आगे उपसर्ग अप जुड़ गया तो ये अपयस हो गया, और यश का ठीक उल्टा अर्थ अपयस से निकलता है। उसके बाद अपमान, तो अपमान में मूल शब्द क्या है, मान। अपमान में मूल शब्द क्या है, मान, और मान में अप उपसर्ग जुड़कर इसके अर्थ को ठीक उल्टा कर देता है, क्योंकि मान का ठीक उल्टा क्या हो जाता है, अपमान। फिर यहाँ पे देखो एक उपसर्ग मैंने लिया है सु उपसर्ग। सु का अर्थ होता है अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा। जैसे यहाँ पे लिखा सुजन, तो जन का मतलब क्या होता है, लोग। जन का मतलब क्या होता है, लोग। और जब उसमें जन में अगर इसके मूल शब्द की बात की जाए तो इसमें जन है यानी कि लोग, और जन में कौन सा उपसर्ग जुड़ गया, सु उपसर्ग जुड़ गया, और अब इसका अर्थ क्या हो गया, अच्छे लोग। क्या अर्थ हो गया, अच्छे लोग, क्योंकि सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अच्छा। तो मेरे हिसाब से आप उपसर्ग के कॉन्सेप्ट को तो इसी में समझ गए होंगे। क्योंकि 5 उपसर्ग हिंदी के थे, मैंने आपसे चर्चा कर ली, कुल 22 है। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट या किसी भी अच्छी किताब को उठा के देख के वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक बात की है हिंदी के उपसर्ग की, तो हिंदी के उपसर्ग में मैंने लिया है सबसे पहला आ उपसर्ग। आ का मतलब क्या होता है, अभाव या निषेध। तो आप एक चीज शायद आपने कभी भी ध्यान दी होगी, जब हम विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द बनाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जिन शब्दों में यदि हम आगे आ का प्रयोग कर दें तो ठीक हो उसके विलोम हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। आ का मतलब होता है निषेध, यानी कि नकारात्मक अर्थ। आ लगने से शब्द का नकारात्मक अर्थ प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है अछूता। ठीक, तो इसमें मूल शब्द कौन सा है, छूता। मूल शब्द कौन सा है, छूता, और छूता में आ उपसर्ग लगने से क्या हो गया, अछूता, और यह छूता का ठीक उल्टा अर्थ देगा। जैसे अथाह, अथाह में मूल शब्द है थाह। क्या है, थाह। थाह का मतलब ये होता है कि जैसे नदी के पानी, जैसे हम किसी नदी में है तो पानी की कैसे, कि कितनी गहराई है, तो वही चीज है यहाँ पे। या किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी उसके विषय में प्राप्त करना, यही कहा जाता है कि उसके बारे में थाह प्राप्त करना, थाह लेना। और अथाह का मतलब ये हो गया कि उसके बारे में जानकारी न ले पाना, या उसके विषय में पूरी जानकारी इकट्ठा न कर पाना, या ये ना समझ पाना कि पानी की गहराई कितनी है, तो वही हो गया अथाह। तो थाह का ठीक उल्टा अर्थ क्या दे रहा है, अथाह। और यह कैसे संभव हो गया, इसमें मूल शब्द थाह था और इसमें उपसर्ग कौन सा लग गया, आ उपसर्ग लग गया। फिर आ गया अटल, तो इसमें मूल शब्द क्या है, टल। मूल शब्द क्या है, टल, और टल में आ उपसर्ग का प्रयोग करके क्या हो गया, अटल। तो आ के संबंध में आपको याद रखना है, यह अभाव का अर्थ देता है और निषेध यानी कि नकारात्मक अर्थ देता है। बात किया जाए अन, अन में भी वही बात है। अन में भी वही बात है कि यह भी अभाव और निषेध का अर्थ देता है। जैसे अनपढ़, तो इसमें मूल शब्द क्या है, पढ़। पढ़ और अनपढ़, तो इसमें पढ़ में कौन सा उपसर्ग लग गया, अन उपसर्ग लग गया। तो पढ़ का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ का मतलब पढ़ा लिखा आदमी यानी कि साक्षर, और अनपढ़ का मतलब क्या हो गया, निराक्षर, यानी कि पढ़ा लिखा जो नहीं है उसको अनपढ़ कहा जाता है। तो अन लगने से यह नकारात्मक अर्थ देने लगा। तो याद रखना है कि पढ़ में, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग लगा है, अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर का मतलब होता है बुरा या हीन। का मतलब क्या होता है, बुरा या हीन। जैसे यहाँ पे कपूत, तो इसमें मूल शब्द आपका क्या है, पूत। मूल शब्द क्या है, पूत, और इसमें क्या लग गया, का उपसर्ग लगने से इसका ठीक उल्टा अर्थ हो गया कपूत, यानी कि बुरा पुत्र। कपूत यानी कि ऐसा पुत्र जिसमें अवगुणों, जिसमें गुणों का अभाव है और अवगुण भरे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, कपूत कहते हैं। और यही पे बात शपूत की जाए, एक और होता है शब्द शपूत, जो कि ठीक इसका उल्टा होता है। तो शपूत का मतलब होता है अच्छा पुत्र। ठीक, तो इसमें अगर कपूत में आपसे पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो का उपसर्ग का प्रयोग होगा। फिर भर, भर का मतलब होता है पूरा। भर का मतलब क्या होता है, पूरा। तो वह भर उपसर्ग का प्रयोग करके यहाँ शब्द बना है भरपेट।
अगर आप इसमें भरपेट में आपसे पूछा जाए कि मूल शब्द कौन सा है, तो पेट मूल शब्द है। और भरपेट का मतलब हो जब इसमें आगे भर जुड़ गया तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भरपेट में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसका मूल शब्द पेट है और इसमें भर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। भरपूर, तो इसमें भी मूल शब्द कौन सा है, पूर, और उसमें भर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। भरशक, इसमें भी आपका मूल शब्द शक है और किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, भर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर उन, एक मैंने यहाँ पे लिया है उन, उनका मतलब होता है एक कम, एक उन उपसर्ग है जिसका मतलब क्या होता है, एक कम। जैसे 29, 30 से एक कम 29, 39, 40 से एक कम क्या होता है 39, 19, 20 से एक कम 19। तो इस तरीके से आप उन उपसर्ग को समझ सकते हैं। तो जो जो भी एक कम वाली संख्या है, जैसे चाहे आपसे 19, आप 20 से एक कम 19 हो गया, 30 से एक कम 29 हो गया, 40 से एक कम 39 हो गया, 50 से एक कम 49 हो गया। जो एक कम वाली संख्या है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उन उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो 5 उपसर्ग मैंने आपको हिंदी के बता दिए। फिर अरबी फारसी, जिसमें कितने 19 की चर्चा की गई, इसके हिंदी के कितने थे, आपके 13 थे, संस्कृत के आपके 22 हैं। और इसके संबंध में आपको क्या थे, अरबी फारसी के उपसर्ग, इसको उर्दू के उपसर्ग भी आपको लिखा मिल सकता है। तो उर्दू में खासकर अरबी फारसी की चर्चा की जाती है। जैसे कम, कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा, कम का मतलब हो जाता है थोड़ा या हीन। जैसे कमजोर, कमजोर का मतलब क्या होता है, कम ताकत वाला। कमजोर का मतलब क्या हो गया, कम ताकत वाला। ठीक, कम अक्ल यानी कि कम अक्ल वाला, जिसकी अक्ल कम है। ठीक, तो अगर इसमें आपसे कमजोर और कम अक्ल में पूछ लिया जाए किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो किस उपसर्ग का, कम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कमजोर में मूल शब्द आपका जोर है और कम अक्ल में मूल शब्द क्या है, अक्ल, और इसमें कम उपसर्ग का प्रयोग किया गया। फिर गैर, गैर का मतलब होता है निषेध। गैर का मतलब निषेध होता है, कहने का मतलब गैर शब्द लगने से। जब गैर उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द से पहले हो जाएगा तो वह नकारात्मक अर्थ देगा। जैसे गैर हाजिर, यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसमें मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द इसमें हाजिर है, और हाजिर में गैर उपसर्ग लग गया तो क्या होगा, गैर हाजिर। हाजिर का मतलब होता है उपस्थित होना, हाजिर का मतलब क्या हो गया, उपस्थित होना, और गैर हाजिर का मतलब क्या हो गया, उपस्थित ना होना। तो आप जैसे हमने यहाँ पे गैर उपसर्ग का प्रयोग किया, यह एक नकारात्मक अर्थ देने लगा। गैर कानूनी, कोई कानूनी कार्य, और गैर कानूनी का मतलब हो गया कानून के विरुद्ध कार्य। ठीक, तो गैर लगने से निषेध, आपका नकारात्मक अर्थ यहाँ से मिलने लगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गैर हाजिर और गैर कानूनी में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो गैर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। बा, बा का मतलब क्या होता है, सहित। एक उपसर्ग है अरबी फारसी का बा उपसर्ग, इसका मतलब होता है सही। जैसे बाकायदा यानी कि कायदे के सहित, कायदे के साथ। बा इज्जत यानी कि इज्जत के साथ। तो बा उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, सहित। आपको याद रखना है और बहुत आसानी से आप पकड़ पाएंगे कि इसमें मूल शब्द कायदा है और उपसर्ग बा का प्रयोग हुआ। बद, बद का मतलब क्या होता है, बुरा। जैसे बद किस्मत यानी कि बुरी किस्मत, तो यहाँ पे किस्मत में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, बद का प्रयोग करके इसको बद किस्मत बनाया गया। जैसे बदबू, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है, बू, मूल शब्द क्या है, बू, और उसमें बद उपसर्ग का प्रयोग करके इसको बदबू बनाया गया। फिर एक लिया मैंने सर, सर का मतलब होता है मुख्य। सर का मतलब क्या होता है, मुख्य। तो वही बात, सर का, सर उपसर्ग का प्रयोग, जैसे सरकार, सरदार। तो सरकार में मूल शब्द कार है और उसमें सर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। सरदार में मूल उपसर्ग दार है, उसमें सर का प्रयोग किया गया है, जो कि सर उपसर्ग है। तो मेरे हिसाब से आप अरबी फारसी के उपसर्ग के संबंध में भी समझ गए होंगे। फिर अंग्रेजी के उपसर्ग कुछ है, अंग्रेजी के 6 उपसर्ग थे और 6 को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। जैसे सब, सब का मतलब क्या होता है, अधीन या नीचे। सब का मतलब क्या होता है, अधीन या नीचे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक शब्द सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब का अर्थ होता है चूंकि अधीन या नीचे, यानी कि इंस्पेक्टर के नीचे या इंस्पेक्टर के अधीन कौन होता है, सब इंस्पेक्टर होता है। तो वही बात यहाँ पे इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सब उपसर्ग हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी भाषा से हिंदी में प्रयोग किया जाता है। फिर डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी का अर्थ क्या होता है, सहायक। जैसे डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी कलेक्टर में पहली चीज उपसर्ग आपका कौन सा है, डिप्टी। मूल शब्द कौन सा है, कलेक्टर, और डिप्टी कलेक्टर का मतलब क्या हो गया, कलेक्टर का सहायक। फिर जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, प्रधान। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा जनरल मैनेजर, यानी कि प्रधान मैनेजर, प्रधान प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक। ठीक, तो जनरल का अर्थ क्या हो गया, प्रधान। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो जनरल मैनेजर शब्द लिखा है, इसमें मूल शब्द मैनेजर है और इसमें उपसर्ग जो होगा वह जनरल हो जाएगा, जो कि अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। चीफ, चीफ का मतलब क्या हो गया, प्रमुख। जैसे चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, प्रमुख या मुख्य एक ही बात होती है। तो चीफ का मतलब क्या हो गया, मुख्य या प्रमुख। तो चीफ मिनिस्टर में आपकी जो मिनिस्टर है, ये आपका मूल शब्द है और इसमें चीफ लगने से जो चीफ उपसर्ग लगा, इससे इसका मतलब क्या हो गया, मुख्यमंत्री। जैसे हेड, हेड का मतलब भी क्या होता है, मुख्य या प्रमुख। जैसे हेड मास्टर, तो अगर मूल शब्द के बारे में पूछा जाए तो आपका मास्टर हो जाएगा और इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, हेड उपसर्ग का प्रयोग किया गया। इसी तरीके से हेड क्लर्क, मूल शब्द क्लर्क है और इसमें हेड क्लर्क यानी कि प्रमुख क्लर्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रमुख क्लर्क।
तो इसमें यदि आपसे हेड मास्टर और हेड क्लर्क के संबंध में बात की जाए तो किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? हेड उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जो कि अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। फिर वाइस, वाइस का मतलब क्या हो गया? सहायक। वाइस का मतलब आवाज से मत समझिएगा, यहाँ वाइस का मतलब है सहायक, जैसे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो वाइस का मतलब सहायक हो गया। तो इसमें मूल शब्द कौन सा है आपका? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट में वाइस उपसर्ग जोड़ने से ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया, यानी कि उपराष्ट्रपति हो गया। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सहायक के रूप में कार्य करता है। तो वही बात यहाँ पे है कि वाइस उपसर्ग जो कि अंग्रेजी भाषा का है, उसका अर्थ क्या होता है? सहायक। मेरे हिसाब से आप जो उपसर्ग के संबंध में जो मैंने इधर 4 बताए, आप आसानी से समझ पाए होंगे। फिर उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अब सबसे पहली बात तो ये अव्यय क्या होता है? तो अव्यय के संबंध में आपको ये समझना है कि जो मैंने कल आपको बताया था विकारी और अविकारी शब्द, तो जो अविकारी शब्द मैंने वहां पे आपको बताए थे, वही अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। अविकारी और अव्यय एक ही बात होती है। तो अविकारी शब्दों में मैंने आपको बताया था कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो वही अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द है। जिसमें मैंने आपसे क्रिया विशेषण के संबंध में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विसर्ग, अगर अव्यय के अविकारी शब्दों के जो अगर इसका विभाजन किया जाए, जो उसके भेदों की बात की जाए, तो उसमें हमको क्रिया विशेषण पढ़ना है, संबंध बोधक पढ़ना है, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। जब मैं आपको उधर संज्ञा सर्वनाम के संबंध में पढ़ाऊंगा तो उसी क्रम में जो चूंकि 8 होंगे, टोटल 8 होंगे, तो इसके संबंध में आपसे वहां पे चर्चा कर लूंगा। लेकिन फिलहाल उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय के संबंध में आप समझिए। जैसे पहला मैंने लिया है अधा। अधा का मतलब क्या होता है? नीचे। अधा का मतलब क्या होता है? नीचे। जैसे यहाँ पे लिखा गया अधोलिखित, तो यहाँ पे मूल शब्द हमारा लिखित है, और अधो लगने से क्या हो गया? अधोलिखित। और अब इसका मतलब क्या हो गया? नीचे लिखा हुआ। अधोलिखित का मतलब क्या हो गया? नीचे लिखा हुआ। फिर अंतः। अंतः का मतलब होता है भीतरी। अंतः का मतलब क्या हो गया? भीतरी। जैसे पहला लिया अंतर्मन। क्या लिया गया? अंतर्मन। तो इसमें मूल शब्द क्या है? मन। क्योंकि मैंने आपको संधि उधर पढ़ा दिया, तो अंतर्मन कैसे लिखा जाएगा? अंतः धन मन। अंतः धन मन। और जब इसकी संधि विच्छेद की जाएगी तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और यहाँ पे रा आ जाएगा। रा संबंधी नहीं है, मैंने आपको वहां पे बताया था। तो जो अंतर्मन है, तो अंतर्मन में मूल शब्द मन है, और इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अंतः उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और अंतः का मतलब क्या होता है? भीतरी। यानी कि अंतर्मन का अर्थ क्या हो गया? भीतरी मन से। जैसे अंतःपुर, अंतःपुर, तो इसमें मूल शब्द आपका पुर हो गया, और किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? अंतः उपसर्ग का प्रयोग किया गया। तो अंतःपुर का मतलब क्या होता है? यहाँ से तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न इस अंतःपुर का अर्थ पूछा जा सकता है। अंतःपुर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा निवास, घर के भीतर का ऐसा निवास जो रानियों या घर की स्त्रियों का निवास होता है। मतलब ऐसा कक्ष, ऐसा कमरा जो घर का भीतरी ऐसा कक्ष जो रानियों या स्त्रियों के निवास से तो होता है, तो उसको अंतःपुर कहा जाता है। फिर चिर। चिर का मतलब होता है बहुत देर। चिर का मतलब क्या होता है? चिर एक उपसर्ग है, और इसका मतलब क्या होता है? बहुत देर। जैसे इसका उदाहरण लिया है चिरंजीवी, इसमें मूल शब्द क्या है? जीवी, और उसमें चिर उपसर्ग लगते क्या हो गया? चिरंजीवी हो गया। यानी कि बहुत लंबे, जब कोई आशीर्वाद देता है चिरंजीवी हो, इसका मतलब वो ये कहता है कि बहुत लंबे समय तक आपका जीवन चले। फिर पुनर। पुनर का मतलब होता है फिर। पुनर का मतलब फिर, यानी कि पुनः। जैसे पुनर्जन्म, यानी कि फिर से जन्म लेना। पुनर का मतलब क्या हो गया? फिर, दोबारा, पुनर्जन्म लेना। पुनर्लेखन यानी कि दोबारा लिखना। तो अगर मूल शब्द की बात की जाए तो यहाँ पे जन्म है और उसमें पुनरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लेखन, और इसमें पुनर्लेखन की बात की जाए तो मूल शब्द लेखन है और इसमें पुनरुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर आता है साह। साह का मतलब क्या हो गया? साथ। साह का मतलब क्या होता है? साथ। आपको याद रखना है। जैसे सहपाठी। पाठी का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाले। पाठी का मतलब होता है पढ़ने वाले, और जब सह उसमें लग गया, सह उपसर्ग का प्रयोग है, तो सहपाठी बन गया, यानी कि साथ में पढ़ने वाले। इसका अर्थ हो गया सहयोगी। इसमें मूल शब्द आपका योगी है, और इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हो गया? सह उपसर्ग का प्रयोग हो गया, तो अब क्या हो गया? सहयोगी हो गया। तो फिलहाल मेरे हिसाब से उपसर्ग के संबंध मैंने आपको बता दिया है, और इन पांचों के विषय में आप किसी भी खासकर यदि आपको इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे हिसाब से आप आदित्य पब्लिकेशन भी देख सकते हैं। गलतियां तो उसमें खैर हैं, लेकिन आप उसमें इसको देख सकते हैं। बाकी यदि आपको पिछली परीक्षाओं से प्रश्न देखने हैं तो आप परीक्षा वाणी की कोई बुक ले सकते हैं। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पुनर्वलोकन की बुक वहाँ परीक्षा वाणी की ले सकते हैं, उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी। घटना चक्र की बुक आप ले सकते हैं इसके संबंध में, हिंदी के संबंध में, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उपसर्ग के संबंध में जो आपके लिए जरूरी था मैंने आपको बता दिया है, और बाकी आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से या किसी भी कहीं से भी जहां से भी आप पढ़ते हो कर सकते हैं, और उस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।